हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 और 11 जुलाई का करंट अफेयर जो कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिया गया है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नामीबिया विजिट। अभी पीएम 5 कंट्री विजिट पे गए हैं। पांचों कंट्रीज प्लेसेस इन न्यूज के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इनके आसपास वाटर बॉडीज और ये कहाँ पर ये सारे कंट्रीज हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर गए थे पीएम मोदी? घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड लास्ट नामीबिया। अगर हम ऑर्डर में देखें तो घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड देन नामीबिया। तो नामीबिया के बारे में, नामीबिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे वो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो पीएम मोदी ने वहां पर नामीबियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया और नामीबिया ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ज्वाइनिंग सीडीआरआई, सीडीआरआई को ज्वाइन करने के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी दिया। तो सीडीआरआई क्या है? कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2019 में मोदी जी ने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट के अंडर, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट के टाइम पे से लॉन्च किया था। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। नामीबिया ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया किसे ज्वाइन करने के लिए? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये 2023 में G20 समिट जो कि इंडिया में हुई थी उसके दौरान इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। तो कभी कभार क्या होता है कि न्यूज में और पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि तीन चार इस तरह की जो स्कीम्स हैं तो उनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है लॉन्च होने के हिसाब से। तो हमें ये पता दिमाग में रहना चाहिए कि सीडीआरआई कब हुआ था? 2019 में। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब हुआ था? 2023 में। नेक्स्ट न्यूज इज नामीबिया ने यूपीआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाली पहली कंट्री बन जा रही जो कि इसके लिए ग्लोबली, जो कि इसके लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर रही है। नेक्स्ट इसमें होता है कि मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज इज वहां पर पीएम मोदी जी ने नामीबिया के फाउंडिंग फादर और वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट को होमेज दिया। क्या नाम था उनका? डॉक्टर सेम नजोमा। डॉक्टर सेम नजोमा। नेक्स्ट न्यूज इज ऑन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कम्मेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे, 125th बर्थ एनिवर्सरी पे पोस्ट स्टैंप लॉन्च किया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और भारतीय जनता पार्टी को इसका सक्सेसर माना जाता है कि इसी से भारतीय जनता पार्टी इसी से बनी। तो इसलिए इन्हें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, बीजेपी का फाउंडर भी माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल। क्या नाम है इसका? निस्तार। तो पहला जो इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल है वो डिलीवरी हुई है उसकी। तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम ने। और इसे जुलाई 8 में विशाखापट्टनम पे इसे डिलीवर किया गया था और इसकी विशाखापट्टनम के नवल डॉकयार्ड पे कमीशनिंग होनी है। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल फिश फार्मर्स डे 2025। ये कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। तो ये प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके कलीग थे डॉक्टर अली कुन्ही। तो इनके कंट्रीब्यूशन किसमें? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ मेजर कार्प्स। एक तरह की फिश, कई तरह की फिश की इसमें भी ब्रीड वैरायटी आती है।
तो उनका सक्सेसफुल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की थी उन्होंने कब, 10 जुलाई 1957 को अंगुल उड़ीसा में पहली बार। तो इसलिए 10 जुलाई को फिश फार्मर डे मनाया जाता है। तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अली कुन्ही ने मेजर काप्स की ब्रीडिंग इंड्यूस की थी फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए 10 जुलाई को फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये डीएमएफ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो बेसिकली जिन डिस्ट्रिक्ट में से मिनरल निकाला जाता है उन डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए ये फाउंडेशन बनाया जाता है। तो ये क्या है कि एज पर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, इस एक्ट के अंडर जो भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग से अफेक्टेड होते हैं, माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से, उनमें स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा एक नॉन प्रॉफिट बॉडी बना इस्टेब्लिश कर सकती है, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम का लॉन्च किया गया। तो ये किससे अलाइन करने के लिए है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसको नीति आयोग इसको एंकर कर रहा है, और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इन्हीं के साथ साथ इसका भी डेवलपमेंट हो। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ था, 2018 में, और ये प्रोग्राम इज एंकर्ड बाय नीति आयोग। और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 7 जनवरी 2023 में ये लॉन्च हुआ। और ये जो भी अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक जो होता है, यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर उसके अंदर ब्लॉक होते हैं, फिर विलेज होते हैं। तो ये जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है, सोशियो इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये स्कीम्स कब लॉन्च हुई। तो ये हुआ 2018 में, और ये 2023 में, और ये डीएमएफ 2025 में। इसे किसने लॉन्च किया, डीएमएफ को, डीएमएफ एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नेक्स्ट न्यूज इज 134th सेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम और ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर हुआ इसका 134th सेशन, लंदन में। और इस यहाँ पर इंडिया ने जो मैरीटाइम सेफ्टी और जेंडर इंक्लूसिविटी को हाईलाइट किया कि इन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या 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 इंडिया ने कहा, इंडिया ने जो अभी केरला कोस्ट पे जो MSC एल्सा 3 सिंक हुआ था, और एक जो फायर एंड एक्सप्लोजन हुआ था 1-503 में, ये भी जून 2025 में हुआ था केरला कोस्ट पे। तो इन दोनों की IMO लेड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये इंडिया ने कहा। और इंडिया ने अपनी एक स्कीम सागर में सम्मान, ऑनर एट सी, जो कि 2024 में लॉन्च किया गया था, इसको भी शोकेस किया। तो इस स्कीम में क्या था कि प्रमोट अ सेफ एंड इंक्लूसिव मैरीटाइम वर्क प्लेस। जो मैरीटाइम जो वर्क प्लेस है वो सेफ होना चाहिए, और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब दोनों जेंडर के लिए, जेंडर इंक्लूसिव मतलब मेल और फीमेल भी वहाँ पे काम कर सकें कंफर्टेबली। और एनकरेज विमेन पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल, और विमेन पार्टिसिपेशन को सारे लेवल्स पे प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए। नेक्स्ट न्यूज इज एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला डाइज एट 100 ओवर 100। तो ये एशिया की सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला 100 की एज पे ये इनकी डेथ हो गई। कहाँ पर, MP के पन्ना टाइगर रिजर्व में, MP के पन्ना टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट न्यूज इज बल्गेरिया 21st कंट्री टू ज्वाइन द यूरोजोन। बल्गेरिया ये रहा, ये 21वीं कंट्री बन गई है, 21st कंट्री बन गई है किसको ज्वाइन करने वाली, यूरोजोन को। यूरोजोन को, तो यूरोजोन क्या होता है, बेसिकली ये यूरोजोन का मतलब होता है कि जो यूरो को अपनी कंट्री, अपनी करेंसी मान लेते हैं, तो वो
यूरो जोन में आ जाते हैं। तो अब जो बल्गेरिया है वो अपनी करेंसी जो उसकी लेव, उसकी जगह वो यूरो को यूज करेगी। बल्गेरिया की कैपिटल क्या है? सोफिया। तो और यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन 27 इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड यूरोपियन कंट्रीज हैं, और इनमें से ही ये 21 कंट्री हो गई हैं जो यूरोजोन, मतलब जो यूरो को अपनी करेंसी मान चुकी हैं, ये यूरोपियन यूनियन में से। तो ये इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड मतलब ना फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं इन कंट्रीज में। और पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ट्रेड, और मनी, कैपिटल, इन सारी चीजों का फ्री मूवमेंट हो सकता है यूरोपियन यूनियन में। तो जो बल्गेरिया है वो ब्लैक सी को बॉर्डर करता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे ही जब भी न्यूज में इस टाइप की कंट्रीज आए तो हमें, अगर वो जैसे ब्लैक सी से किसी भी सी से ऐसे टच हो रहे हैं, तो हमें उसी टाइम पर उस चीज को कर लेना चाहिए, जिससे कि वो हमारा रिवीजन होता रहे। तो ये बल्गेरिया ब्लैक सी को बॉर्डर करता है। तो हमें ये भी देख लेना है कि और कौन कौन सी कंट्री ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। तो टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रसिया एंड जॉर्जिया, ये सारी कंट्री, कितनी कंट्री? ये 6 कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया होल्ड्स 8% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व। केयर एज रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया 8% वर्ल्ड का 8% रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व रखता है। तो इस तरह से वो थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया के पास। लेकिन इंडिया इसमें केवल 1% ही कंट्रीब्यूट करता है इसकी माइनिंग में। जबकि अगर हम देखें तो चाइना, जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट का, 49% वर्ल्ड टोटल। और ये माइनिंग के लिए कितना 69% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट की माइनिंग करता है, और 90% शेयर ऑफ REE रिफाइनिंग। तो अगर हम देखा जाए तो इंडिया का जो रेयर अर्थ एलिमेंट की जो माइनिंग है, लो माइनिंग, ये एक कंसर्न है, और इस पर फोकस करना चाहिए अथॉरिटीज को। नेक्स्ट न्यूज इज 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और इस साल की थीम क्या थी? एम्पावरिंग यंग पीपल to create the families, empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. Next news is National Achievement Survey, जिसे कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी बोला जाता है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 में पंजाब ने टॉप किया है। और इसमें होता क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे में जो क्लासेस 3, 6 और 9 के स्टूडेंट्स का एवेल्युएशन किया जाता है, और उसके बेसिस पे स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो क्लास 3, 6 एंड 9 के स्टूडेंट का सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज गुजरात बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन क्रूज भारत मिशन। ये क्रूज भारत मिशन किस लिए है? इंडिया का क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्रूज भारत मिशन है। अभी हमने देखा था न्यूज में रिसेंटली कि आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हुआ था चेन्नई में। आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। ये न्यूज कवर की गई थी। तो गुजरात पहला स्टेट बन गया है क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन करने वाला। गुजरात, जिसकी की सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, 2340 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, और नेविगेबल रिवर्स हैं जैसे कि साबरमती और नर्मदा, इनको यूटिलाइज करने के लिए क्रूज टूरिज्म के लिए तो गुजरात ने क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन किया है। तो ये क्रूज भारत मिशन 2024 में लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। ये कौन है? ये सर्बानंद सोनोवाल। तो ये जो इंडिया का जो क्रूज टूरिज्म है
उसको ये 2029 तक 10 फोल्ड करना चाहता है। नेक्स्ट न्यूज इज यूजर ट्रायल्स ऑफ एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, ये इसका सक्सेसफुली इसका टेस्ट ट्रायल किया गया है। किस पे से? आईएनएस कावारत्ती से इसको ट्रायल किया गया है। तो ये टोटली इंडिजिनस है, इंडिया में ही बनाई गई है, एंटी सबमरीन रॉकेट है। और ये किस लिए है? सबमरीन को फाइट करने के लिए, उनसे कॉम्बैट करने के लिए। और ये इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर से ही लॉन्च की जाती है, इंडियन नेवल शिप्स के इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर। इंडिजिनस मतलब इंडिया में ही डेवलप किए गए जो रॉकेट लॉन्चर हैं नेवल शिप्स पे, उनसे ही ये लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट न्यूज इज यूपी पुलिस विन हाईएस्ट मेडल्स फॉर इंडिया एट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स ये कहाँ पर हुए? अलाबामा, यूएस के अलाबामा में हुए। तो यहाँ पर इंडिया ने 3rd पोजीशन सिक्योर की। टोटल 560 मेडल उसने जीते और इसमें से 95 मेडल यूपी ने जीते। सबसे ज्यादा 95 मेडल यूपी पुलिस ने जीते। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे आगे की न्यूज। जय हिंद, जय भारत।